जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं प्रीति सिंह फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का हम सबके चैनल ईपीएस बाय प्रीति सिंह पर। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, मैं यूपीएससी जितने भी स्टेट पीसीएस है इन सब की तैयारी करा रही हूँ। मैंने दोस्तों करंट अफेयर और जो अपना जीएस सेकंड जो कि है इंडियन पॉलिटी मतलब कि भारतीय राज्य व्यवस्था, ये शुरू करा रखा है। रोज दोस्तों मैं आधे घंटे की करंट अफेयर की क्लास डालती हूँ, वो जाके आपको मेरे चैनल पर देखनी है। आज 13 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं और अपने जीएस सेकंड में भी मेरे 10 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। आज शुरू करते हैं अपनी डीपीएसपी के, जो मैंने पिछली क्लास कराई थी उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बच गए थे, इनको कवर करेंगे। देन कल से हम भाग 5 शुरू करेंगे। तो आज के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं भारतीय संविधान का, जो दोस्तों ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो पीवाईक्यू में पूछे गए हैं वो कवर करा दिए हैं। आज जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है जो बच गए थे मैं वो कराने जा रही हूँ। पहले क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है। अगर आए कि कौन सा अनुच्छेद भारतीय विदेश नीति से संबंधित है और ऑप्शन में आए आर्टिकल 50, आर्टिकल 51, आर्टिकल 48, आर्टिकल 47, तो दोस्तों अपने को एक ही चीज याद रखनी है कि भारतीय विदेश नीति जहां भी दिखे और आर्टिकल पूछे तो दोस्तों ये कौन से आर्टिकल में है, ये आर्टिकल है 51, ये आपको ध्यान रखना है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है संविधान के किस अनुच्छेद, किस आर्टिकल के द्वारा उद्योग के प्रबंधन, क्या दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों जो काम करते हैं, कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया। तो दोस्तों इसमें देंगे आर्टिकल 40, 43, 42 ऐसे करके आपको देंगे। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि संविधान के अगर अनुच्छेद में अपने ये उद्योग के प्रबंधन की भागीदारी कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान पूछे, क्या दोस्तों इस पे फोकस होना चाहिए। उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों जो काम करने वाले होते हैं उनकी भागीदारी का प्रावधान किस आर्टिकल में किया गया। तो दोस्तों अपने को एक ही चीज ध्यान रखनी है कि ये आर्टिकल 43, क्या ये आर्टिकल 43A में दिया गया है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नीति निर्देशक तत्वों के जो कि हैं निर्देशक तत्व, मतलब कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं वे कैसे हैं, वाद योग्य हैं, अवाद योग्य हैं या फिर कैसे हैं, 2-3 और ऑप्शन में होंगे। तो दोस्तों जिन्होंने मेरी डीपीएसपी की पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो उनको देखना है। मैंने दोस्तों जो अपना ये डीपीएसपी है कौन से आर्टिकल में, मतलब किस आर्टिकल से लेके किस आर्टिकल में वर्णन है, कौन से पार्ट जो अपने कौन सा भाग मतलब जिसको हम अंग्रेजी में पार्ट कहते हैं, कौन से पार्ट में इसका वर्णन है, ये और पूरा डिटेल में ये वाद योग्य है या नहीं, ये परिवर्तनीय है या नहीं, ये पूरी डिटेल दोस्तों मैंने अपनी पिछली क्लासेस में करा रखी है और आज हम अपने महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर रहे हैं। तो अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो आप पिछली क्लासेस देख सकते हैं, देन इस क्लास को कनेक्ट कर पाएंगे। अब अगर आए आपको कि नीति निर्देशक तत्व क्या हैं, वाद योग्य हैं, अवाद योग्य है, तो दोस्तों ये तो मैंने पता नहीं कितनी बार बताया आपको कि ये अवाद योग्य हैं। जब मैंने फंडामेंटल राइट कराए थे आपको तब भी समझाया था, एकदम डिटेल में समझाया था डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट में कंपैरिजन करके। जब ये अपना डीपीएसपी कराया उसमें भी समझाया और आज फिर हम ये क्वेश्चन के फॉर्म में कर रहे हैं। तो आई होप अब तक तो सबके दिमाग में बैठ गया होगा कि भाई जो अपने ये डीपीएसपी है ये अवाद योग्य हैं। देन दोस्तों इसी से अलग वे में कैसे क्वेश्चन बनेगा वो समझाने जा रही हूँ। नीति निर्देशक जो अपनी डीपीएसपी है ये सिद्धांत है वाद योग्य, ऐसे आएगा ऑप्शन में नीति निर्देशक सिद्धांत है वाद योग्य नहीं है, ऐसे आएगा वाद योग्य है, वाद योग्य नहीं है। तो अगर ऐसे आए तो आपको लगाना है नीति निर्देशक सिद्धांत वाद योग्य नहीं है। क्या दोस्तों, वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है। और जो फंडामेंटल राइट है अपने वो कैसे हैं, वो वाद योग्य है। इनका मतलब क्या होता है कि अब आप सोचोगे कि मैम ये वाद योग्य और अवाद योग्य क्या होता है, तो चिंता मत करो अभी समझाती हूँ। जैसे वाद योग्य नहीं है का मतलब दोस्तों है कि न्यायालय जो अपने जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट होते हैं, ये इसका मतलब वाद योग्य नहीं है का ये होता है न्यायालय द्वारा
परिवर्तनीय नहीं कराए जा सकते। जो ये डीपीएसपी वाले अपने अधिकार हैं, इनको अपना न्यायालयों द्वारा, जो अपने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट होते हैं, इनके द्वारा परिवर्तनीय नहीं कराए जा सकते। मतलब कि इनमें परिवर्तन नहीं कराया जा सकता। अगर ऐसे है कि क्या फंडामेंटल राइट वाद योग्य हैं, तो फंडामेंटल राइट दोस्तों वाद योग्य हैं। उन्हें न्यायालयों द्वारा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के पास ये पावर है, उन्हें परिवर्तन मतलब उनमें हो सकता है। लेकिन डीपीएसपी का है ना, तो ये वाद योग्य नहीं है, मतलब कि इन्हें न्यायालयों द्वारा परिवर्तन नहीं कराया जा सकता। अब ये आर्टिकल किस में है कि जो ये न्यायालयों द्वारा परिवर्तन नहीं कराया जा सकता डीपीएसपी में, ये कौन से आर्टिकल में? तो दोस्तों आप लोग को आर्टिकल भी ध्यान रखना है, ये है 37 में। ऐसे ऑप्शन में दे देंगे 36, 35, 34 ऐसे करके। बस आपको एक ही चीज याद रखनी है कि भाई अपने जो डीपीएसपी हैं ये वाद योग्य नहीं है, मतलब कि इनमें परिवर्तन नहीं कराया जा सकता न्यायालयों द्वारा। और ये किस आर्टिकल में कहा गया है? ये कहा गया आर्टिकल 37 में। तो दोस्तों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है राज्य के, क्या दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। एक ऐसा, ये स्टेटमेंट का क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। इससे आपको ना सिर्फ यूपीएससी बल्कि स्टेट पीसीएस में भी क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। क्या है दोस्तों क्वेश्चन? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक। क्या दोस्तों? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। ये स्टेटमेंट किसने कही? क्या दोस्तों? अगर आए आपको चेक दिखे और बैंक का, कि भाई बैंक का जिक्र हो रहा है, चेक का हो रहा है, ये स्टेटमेंट किसने दी थी, तो आपको एक ही चीज ध्यान में रखनी है। ऑप्शन देंगे आपको बाबा साहेब अम्बेडकर, के.एम. मुंशी, राजेंद्र प्रसाद, के.टी. शाह। तो चेक आए ना, जहां पर भी ये डीपीएसपी से रिलेटेड चेक की, बैंक की बात हो रही हो, तो बस आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है कि भाई ये स्टेटमेंट दी थी के.टी. शाह ने। किसने दोस्तों? के.टी. शाह ने। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है आज का लास्ट क्वेश्चन। संविधान के, क्या दोस्तों, संविधान के, कॉन्स्टिट्यूशन के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया था? तो दोस्तों ये जोड़ा गया था उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता। तो दोस्तों आज ये थी अपनी डीपीएसपी की लास्ट क्लास। मैं इससे पहले 2 क्लास डीपीएसपी की ले चुकी हूँ। तो अगर आपको ये क्लास कनेक्ट करनी है डायरेक्ट मुझसे, क्योंकि नए एस्पिरेंट जुड़े होंगे तो उन्हें ये लग रहा होगा कि मैम ने डायरेक्ट डीपीएसपी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन से स्टार्ट किया। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, मैं ऑलरेडी 12 लेक्चर अपने जीएस सेकंड, जो कि है अपना भारतीय राज्य व्यवस्था, और जिसमें मैं आपको यूपीएससी पीसीएस की तैयारी करा रही हूँ, 12 लेक्चर डाल चुकी हूँ। तो आपको मेरे चैनल ईपीएस बाय प्रीति सिंह पर जाकर देखने, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें दोस्तों आपको ऐसे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। मैंने दोस्तों उसमें आपको एकदम डिटेल में ये बता देती हूँ क्या क्या कवर कराया है, क्योंकि जैसे आज हम किसी को ये वीडियो मिल गई तो ये सोचेंगे कि भाई मैम ने तो यहीं से स्टार्ट कराया है, अब मैम की पिछली वीडियो कैसे देखें। तो सिंपल सा है दोस्तों, आपको मेरे चैनल पर जाना है ईपीएस बाय प्रीति सिंह। देन दोस्तों आपको प्लेलिस्ट में जाना है, वहाँ पर मैंने यूपीएससी पीसीएस जीएस सेकंड ऐसे करके प्लेलिस्ट बना रखी है, आपको सारे लेक्चर मिल जाएंगे। अब आप सोचेंगे कि मैम ने कवर क्या क्या करा रखा है, तो दोस्तों वो बताती हूँ। जो भारतीय संविधान का ऐतिहासिक आधार है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कहाँ से लेके रेगुलेटिंग 1773 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेके, जो कि अपना कंपनी का शासन है, वहां से लेके ताज का शासन कहाँ से स्टार्ट होता है 1858, वहाँ से लेके आज़ादी तक 1947 तक मैंने दोस्तों सारा कवर कराया 2 क्लास में। देन दोस्तों मैंने वहाँ पर शुरू कराया था 3rd लेक्चर में भारत, जो भारतीय संविधान है उसकी विशेषताएं, 15 से 16 विशेषताएं हैं दोस्तों। भारत का जो संविधान है सबसे बड़ा लिखित संविधान है, संघात्मक है, एकात्मक के भी गुण पाए जाते हैं, कठोर भी है, लचीला भी है। बाकी जितनी भी विशेषताएं हैं दोस्तों मैंने एकदम डिटेल में सारी आपको अपने बोर्ड पर लिखकर पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें समझाई हैं। फिर दोस्तों मैंने क्या शुरू किया था 2 क्लास में दोस्तों, मैंने भारतीय संविधान सभा और भारतीय संविधान का निर्माण, ये 2 क्लास मैंने इनकी ली थी। फिर ये ख़त्म किया था तो दोस्तों मैंने स्टार्ट की थी
प्रस्तावना। प्रस्तावना दोस्तों मैंने बोर्ड पे लिख के एकदम पॉइंट टू पॉइंट समझाई थी, ऐसे नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन स्टार्ट करा दिए थे, पूरी प्रस्तावना को लिखा था कि हम भारत के लोग से लेके और एंड तक जहाँ पर वो ख़त्म होती है। अगर आप वो मेरी प्रस्तावना की क्लास देखते हैं तो आपको एकदम प्रस्तावना कंठस्थ हो जाएगी, फिर उससे बाहर दोस्तों अपने क्वेश्चन नहीं जाएंगे। फिर दोस्तों मैंने स्टार्ट किए थे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार के दोस्तों मैंने 3 लेक्चर लिए थे, उसमें मैंने कहाँ से मौलिक अधिकार जैसे 12 से लेके 35 तक दिए गए हैं, कौन से पार्ट में दिए गए हैं, पूरा डिटेल में समझाया था। जो मैंने नेक्स्ट क्लास ली थी फिर मैंने एक एक आर्टिकल 14 में क्या है, 15 में क्या है, 16 में क्या है, एकदम डिटेल में सब चीज़ें समझाई हैं। इसलिए उसमें दोस्तों 3 क्लास लगी थी, क्योंकि दोस्तों प्रस्तावना और फंडामेंटल राइट का टॉपिक ऐसा है, ये सिर्फ ना अपने पीटी को हेल्प करेगा बल्कि मेंस में भी डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से मैंने समझा रखा है, उससे ना सिर्फ आपको पीटी में हेल्प होगी बल्कि अगर आप मेरी वो क्लास ले लेते हैं तो आप मेंस की आंसर राइटिंग भी कर सकते हैं। देन दोस्तों पिछली क्लास में मैंने आपको डीपीएसपी स्टार्ट किया था, 2 क्लास ले चुकी हूँ, आज ही मेरी 3rd क्लास है और आज हमारा डीपीएसपी ख़त्म हो चुका है, जो कि अपने आता है पार्ट 4th में। अब दोस्तों कल से स्टार्ट करेंगे पार्ट 5th। तो ये तो हुई पढ़ाई से रिलेटेड बात। एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, और जिस भी सब्जेक्ट में आपको दिक्कत है, कि दिक्कत तो देखो ऐसा है कि मैं सोच रही हूँ सब कवर हो जाए अपना दिसंबर जनवरी तक, ठीक है। अभी अपना इस महीने में जीएस सेकंड जो कि है इंडियन पॉलिटी वो ख़त्म कर देंगे, और फिर मैं आज से ही मैं सोच रही हूँ कि मैं आपके लिए हिस्ट्री के लेक्चर भी डालना शुरू कर दूँ। अब आप मुझे कमेंट करके ये बताना, वैसे आज मैं हिस्ट्री को पूरा समझाऊंगी, कितने पार्ट्स में डिवाइड है, कैसे कहाँ से कितने क्वेश्चन बनते हैं, वो मैं आज आपको डिटेल में करवाऊंगी। देन आपको दोस्तों कमेंट करके बतानी है कि मैम आप पहले एंशिएंट जो प्राचीन इतिहास है वो शुरू करें या मॉडर्न हिस्ट्री या मध्यकाल। जैसे आप दोस्तों मुझे कमेंट करेंगे वैसे मैं अपना सब्जेक्ट नेक्स्ट शुरू कर दूंगी, क्योंकि दोस्तों टाइम अपने पास देखने में 4-5 महीने लग रहे हैं, लेकिन ये बहुत स्पीड से टाइम जाने वाला है, तो अपने को सारी चीज़ें कवर करते हुए चलनी है। अब अपने 3 सब्जेक्ट लेके चलेंगे। करंट अफेयर मैं डेली डालती हूँ, ये अपना जीएस सेकंड चल ही रहा है, और फिर हिस्ट्री शुरू करा दूंगी, और सोच रही हूँ कि इन्वायरमेंट शुरू करा दूँ। फिर क्या बचेगा, ज्योग्राफी बचेगा और साइंस टेक, ये सब्जेक्ट बचेंगे। तो 3 सब्जेक्ट में फिर से जनवरी से जैसे स्टार्ट करा दूंगी, तो वो अपना फरवरी मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा। 2 महीने बचेंगे तो हम अपना रिवीजन कर लेंगे। तो दोस्तों ये सब डिपेंड करेगा आपकी प्रतिक्रिया पर। प्रतिक्रिया तो दोस्तों आप तभी देंगे जब आप लास्ट तक वीडियो देखेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि मैम आगे क्या प्लान कर रही है, हमसे कमेंट मांग रही है, आप कमेंट नहीं करते हैं। कमेंट करके नहीं बताओगे तो मैं आगे की जो क्लासेस है वो कैसे डिज़ाइन करूँगी, मुझे पता कैसे चलेगा कि बच्चे हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, पहले ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं, मैं क्या कवर कराऊँ। तो दोस्तों वो आपको कमेंट करके बतानी है, और कल से करेंगे हम भाग 50 स्टार्ट, तो पूरा उसको डिटेल में करेंगे। तो ये होगी बात कि आपको लास्ट तक वीडियो देखनी है। और दोस्तों यही एक रिक्वेस्ट तो प्रीति मैम हमेशा करती है, दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, ताकि जब भी मेरी क्लास मैं डालूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप क्लास को अच्छे से देखें और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं कल की क्लास में, अपनी तैयारी करते रहें।